नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, जैसे कि कौन कौन से स्थल है, उसकी खुदाई किनके द्वारा की गई और क्या क्या अवशेष मिले, उन सारी चीजों की चर्चा हमने की थी। आज हम लोग देखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज कैसा था, धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी। तो उसमें सबसे पहला विशेषता आएगा नगरीय विशेषता। नगरीय विशेषता के अंतर्गत नगर का उदय, नगर नियोजन, सड़क, जलमल निकासी व्यवस्था और भवन। तो इसमें हम लोग इतनी सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं नगर का उदय। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता थी, भारत की भी और पूरे विश्व की भी। और भारत की सबसे पहले ज्ञात सभ्यता कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता है। इसका देखेंगे कि प्रथम नगरीकरण का काल कहा जाता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि पहली नगरीय सभ्यता थी। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है नगर से कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो नगर था उसे जुड़वा राजधानी के रूप में जाना जाता है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का वैसे कौन स्थल है जो जुड़वा राजधानी के रूप में जाने जाते हैं? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि नगर नियोजन मतलब नगर की संरचना कैसी थी। यहाँ पे हम लोग देखें कि यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज आता है कि नगर जो थे सुनियोजित ढंग से व्यवस्थित थे। अब इस सुनियोजित ढंग में क्या होगा? तो नगर का दो तरीके से इसका विभाजन किया गया था, द्विस्तरीय विभाजन था। एक था पूर्वी टीला और एक था पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला देखेंगे तो ये अपेक्षाकृत पश्चिमी टीला से बड़ा था। और पूर्वी टीला में कौन लोग रहते थे? जो भी आम लोग रहते थे, जनसाधारण लोग, वो पूर्वी टीला में रहते थे। और पश्चिमी टीला में संभ्रांत लोग रहते थे, या जो भी शासक वर्गीय लोग होते हैं वो पश्चिमी टीला में रहते थे। तो पश्चिमी टीला छोटा था अपेक्षाकृत और पूर्वी टीला जो था वो बड़ा था। और क्या खास थी इसमें? तो पश्चिमी टीला दुर्गीकृत हुआ करता था और पूर्वी टीला बिना दुर्ग का था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आंसर करेंगे। अब यहाँ से भी कुछ अपवाद देखेंगे, जैसे धौलावीरा का नाम आता है। धौलावीरा में जो नगर का जो विभाजन था वो 3 रूप में किया गया था, 3 स्तर में नगर का विभाजन था। पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला और बीच में बाजार था। तो हम लोगों ने देखा कि पूर्वी टीला में आम लोग रहते थे और पश्चिमी टीला में संभ्रांत लोग या फिर जो शासक वर्गीय लोग थे वो रहते थे, और मध्यम में बाजार था। और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, अपवाद में ही हम लोग देखेंगे। तो एक देखेंगे कालीबंगा। कालीबंगा में पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दोनों जो था वो दुर्गीकृत था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल था जिसका पूर्वी और पश्चिमी टीला दोनों दुर्गीकृत था? तो कालीबंगा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है लोथल से। हमने जैसा कि बताया कि यहाँ पे नगर का विभाजन किया था, द्विस्तरीय विभाजन, लेकिन पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कौन सा वैसा स्थल मिला है जहाँ पे विस्तार, ये इसका विभाजन का विस्तार नहीं मिला है? तो वो हो जाएगा लोथल। लोथल में किसी तरह का विभाजन नहीं देखने को मिलता है। तो ये हम लोगों ने देखा नगर का नियोजन कैसा था, इससे संबंधित। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सड़कें एवं नालियां। तो सड़कें और नालियां कैसी होती थी? तो सड़कें जो होती थी वो कच्ची मिट्टी की बनी होती थी और ये एक दूसरे को सबको समकोण पे काटती थी। और इस पद्धति को हम लोग ऑक्सफोर्ड सर्कस के नाम से जानते हैं। सड़कों का जब सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी तो जो नगर थे वो जालीनुमा संरचना बनाते थे। इसे ऑक्सफोर्ड सर्कस के नाम से जानते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और हम लोग देखेंगे सड़क से रिलेटेड हम लोग और क्या देख सकते हैं। तो एक और अपवाद में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोगों ने जैसा कि देखा कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती है, लेकिन बनवाली एक ऐसा स्थल था जहाँ की सड़कें जालीनुमा होती थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अपवाद वाला तो खासकर याद रखेंगे। बनवाली से जो सड़क मिली है वो जालीनुमा संरचना की मिली है। अब हम लोग देखते हैं नालियां। तो नालियों से संबंधित हम लोग देखेंगे तो 2 प्रकार की नालियां होती थी, एक मुख्य नालियां और एक घरेलू नालियां। और नालियों पकी हुई ईंट के बने होते थे नालियां, और उसपे पत्थर से तराश करके उसको ढका भी होता था, मतलब खुली नाली नहीं होती थी, नालियां ढकी होती थी। घरेलू नालियां जो थी वो मुख्य नाली में मिलती थी और मुख्य नाली नगर के बाहर जाके खुलते थे।
और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस नाली में एक मेन होल की संरचना होती थी जिसके द्वारा इसकी सफाई की जाती थी। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं जल मल निकासी व्यवस्था। तो हम लोगों ने देखिए नाली पकी मिट्टी के जो ईंट है उससे बने होते थे, और ये सबसे सुंदर अगर उदाहरण कहाँ से मिलता है तो मोहनजोदड़ो याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं भवन। तो भवन कैसी होती थी? तो भवन भी ईंट की बनी होती थी, पत्थर और का उपयोग किया होता था और लकड़ी का प्रयोग किया रहता था। और भवन से हम लोग देखेंगे तो भवनों के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पे ना खुल के गलियों में खुला करते थे। और सबसे बड़ी इमारत में अगर हम लोग देखें तो वो अन्नागार था जो कि मोहनजोदड़ो से मिला था। विभिन्न इमारत मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले, जैसे हम लोगों ने देखा था कि हड़प्पा से मिला श्रमिक आवास, मोहनजोदड़ो से पुरोहित आवास, सभा भवन, बृहद अन्नागार और फिर बृहद स्नानागार, ये सब मोहनजोदड़ो से मिला था। तो हम लोग इतनी चीजें याद रखेंगे। और डॉकयार्ड कहाँ से मिला था? तो लोथल से मिला था। आर्थिक स्थिति, तो यहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो अर्थव्यवस्था का आधार कृषि और व्यापार था। और सर्वाधिक प्रमुख फसल कौन थी? तो गेहूं और जौ सर्वाधिक प्रमुख फसल थी। और यहाँ से चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो वो मेहरगढ़ से मिलता है। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो मेहरगढ़ से मिला। लेकिन हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन बनता है कि कपास का उत्पादन का शुरुआत कब किया गया? तो वो हड़प्पा से हम लोग देखेंगे कि मोहनजोदड़ो में सबसे पहले सूती वस्त्र का प्रमाण मिलता है। तो सूती वस्त्र का प्रमाण इट मीन्स कपास से बना हुआ जो सूती वस्त्र होता था वो मोहनजोदड़ो से मिला। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कपास के उत्पादन का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों की ही देन है कपास का उत्पादन। लेकिन पूछा जाए कि पहला साक्ष्य कहाँ मिला, तो ये मेहरगढ़ आंसर करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पशुपालन। पशुपालन में हम लोग देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के पशुओं को पाला जाता था, जैसे भेड़, बकरी, बैल, सिंह। और यहाँ की धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो सबसे प्रमुख फसल था कुंवर वाला सांड जिसे हम लोग बैल बोलेंगे। कुंवर वाला बैल धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और जो नॉर्मल बैल होते थे उनका कार्य कृषि कार्य में किया जाता था। चलिए अब हम लोग देखते हैं शिल्प और एवं उद्योग। तो शिल्प और उद्योग से क्या क्या याद रखेंगे? तो यहाँ पे स्वर्णकार होते थे, वो सोना आभूषण और रत्नों से आभूषण बनाते थे। और सोना चांदी जो थे वो अफगानिस्तान से मुख्यतः लाया जाता था और रत्न की आपूर्ति दक्षिण भारत से की जाती थी। कुम्हार का चाक का प्रचलन मिला, जो कि हम लोगों ने देखा था कि हड़प्पा से कुम्हार का चाक मिलता है और इसमें मृद भांड बनाया जाता था और ये मृद भांड चिकने और चमकीले होते थे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ की धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति कैसी थी? तो यहाँ पे बहुलवादी देववाद की प्रथा थी। इसका क्या अर्थ हुआ? तो यहाँ पे किसी एक देवी देवता की पूजा नहीं की जाती थी। लेकिन अगर हम लोग देखें कि प्रसिद्ध तौर पे किसकी पूजा की जाती थी, तो पशुपति शिव की। और कहा जाता है कि पशुपति शिव की जो पूजा आराधना है वो हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। और यहाँ पे नारी देवियों की भी मूर्ति मिली है, जैसे हम लोगों ने देखा था कि हड़प्पा से मातृ देवी की मूर्ति मिली है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ मातृ देवी की भी पूजा होती थी। और पूजनीय वृक्ष अगर देखेंगे तो वो पीपल का वृक्ष होता था। और अग्नि कुंड का प्रमाण मिला था कालीबंगा से, जिससे कहा जाता है कि यहाँ पे अग्नि की भी पूजा की जाती थी। फिर हम लोगों ने देखा था कि लोथल से स्वास्तिक का चिन्ह मिला था। इसका अर्थ हुआ कि सूर्य की पूजा की जाती थी, सूर्य को भी देवता माना जाता था। तो हम लोग धार्मिक स्थिति में इन सब चीजों की चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे कि लोथल से मृत भांड पे सर्प का चिन्ह मिला है, जिससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि सांप की भी पूजा इस काल में की जाती थी। ताबीज भी मिले हैं, जिससे कहा जाता है कि इस काल में भी लोग जादू टोना पे विश्वास रखते थे। और स्वास्तिक कांकन हम लोगों ने देख लिया। फिर लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के अवशेष मिले हैं, तो नहीं, मंदिर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी देखने को नहीं मिले हैं। और नृतक संस्कार की बात करेंगे तो उसमें 3 प्रकार के संस्कार की चर्चा की गई है। हम लोग देखेंगे पुण्य दाह संस्कार, आंशिक शवाधान और दाह संस्कार। और ज्यादातर कपड़े नहीं मिलने का कारण हम लोगों ने यहाँ पे जो पुरातत्वविद थे उन्होंने अंदाजा लगाया कि यहाँ पे
पूर्ण दाह संस्कार की व्यवस्था रही होगी। और अगर पूछा एक कब्रिस्तान कहाँ से मिला, तो RH-37 कब्रिस्तान का उल्लेख हम लोगों ने हड़प्पा में देखा था, वहां के अवशेष से ये कब्रिस्तान मिले थे। तो ये हम लोगों ने अभी तक देखा धार्मिक स्थिति कैसी थी, उसके अंतर्गत इन सारी चीजों की चर्चा की। अब हम लोग देखते हैं कला। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कला कैसी थी, तो चित्रात्मक कला थी। हड़प्पाई लिपि देखें तो वे दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती थी। जैसे हड़प्पा के लोग होते थे, उनकी लिपि में पहली जो पंक्ति होती थी वो दाएं से बाएं होती थी और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं होती थी, और इसी तरीके से रिपीट होता था। पहली दाहिने से बाएं, दूसरी बाएं से दाएं, फिर दाहिने से बाएं, ऐसे करके। ये यू आकार की लिपि कहा जाता है इसको, जिसको ब्रुस्टोफेदम के नाम से भी जानते हैं। ब्रुस्टोफेदम के नाम से इस लिपि को जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि इस काल में मृदभांड कैसे प्रयोग किए जाते थे। तो मृदभांड सादे होते थे, जो कि लाल रंग से उनपे कलर किया जाता था, और कुछ मृदभांड वैसे होते थे जिसपे चित्र अंकन होता था। तो लाल मृदभांड पे काले रंग से चित्र का अंकन किया जाता था। मन का निर्माण कला हम लोगों ने देखा था कि चनउद्रों से मनके के निर्माण का साक्ष्य मिला है, गुड़िया निर्माण का साक्ष्य मिला है। और भारत में मूर्ति निर्माण की कला की जो शुरुआत है वो हड़प्पा सभ्यता से ही मानी जाती है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि हड़प्पा में मातृ देवी की मूर्ति मिली, मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मूर्ति मिलती है, फिर नर्तकी की मूर्ति मिलती है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था। अब हम लोग देखते हैं समाज। तो समाज कैसा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज था, और यहाँ के जो समाज थे वो 4 भागों में विभाजित थे। कौन कौन हो जाएंगे, तो शासक या सैनिक वर्ग, पुरोहित वर्ग, व्यापारी और श्रमिक जो कि दास वर्ग होते थे वो थे। और यहाँ के लोग शांति प्रिय थे कि युद्ध प्रिय थे, तो युद्ध के उतने प्रमाण नहीं मिलते हैं, जिनसे अंदाजा लगाया जाता है कि सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। भोजन में क्या क्या ये लोग खाते थे, तो ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन का प्रयोग करते थे। सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र दोनों तरह के वस्त्रों का प्रयोग करते थे, और आभूषण भी पहनते थे। और यहाँ पे आभूषण सोने, चांदी और रत्नों के बने होते थे, और आभूषण पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा पहने जाते थे। अगर पूछा जाए कि इन लोगों का सर्वाधिक जो मनोरंजन का साधन कौन था, तो ये लोग मनोरंजन के साधन में शिकार किया करते थे या फिर जानवरों को लड़ाने का काम किया करते थे। और सर्वाधिक अगर प्रचलन में कौन सा था, तो वो हो जाएगा पासा। प्रमुख मनोरंजन के साधन थे पासा। अब हम लोग देखेंगे राजनीतिक संगठन। तो सिंधु घाटी सभ्यता से कहीं से भी राजनीतिक संगठन की चर्चा नहीं मिलती है, लेकिन ये नगरीय सभ्यता थी, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जैसे नगर को चलाने के लिए किसी न किसी प्रकार की तो राजनीतिक संगठन रही ही होगी। तो इसके आधार पे कहा जाता है कि ये जो थी नगर वाली सभ्यता थी, इसमें वणिकों का राज्य रहा होगा। तो कुछ विद्वानों का है कि वणिकों का राज रहा होगा, कुछ विद्वानों का कहना है कि पुरोहित वर्ग इसके शासन चलाते रहे होंगे। तो इसमें कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है कि क्या होगा, लेकिन अगर देखें तो क्या संभवतः वणिक वर्ग के लोग ही शासन प्रणाली को चलाते थे। अब सिंधु घाटी सभ्यता से इम्पोर्टेंट हम लोग देखते हैं कि इसका जो पतन हुआ उसके क्या कारण है, और पतन के कारण से संबंधित जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं और किसके द्वारा दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग देखेंगे कि आर्यों का आक्रमण किसके द्वारा कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ। तो याद रखेंगे गॉर्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा कहा गया कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाढ़ का सिद्धांत। तो बाढ़ की वजह से कहा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। तो ये कहा गया मार्शल एवं मैके के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन को कारण बताया गया, ये कहा गया ऑरेल स्टाइन के द्वारा। जलवायु परिवर्तन ऑरेल स्टाइन के द्वारा। और पारिस्थितिक असंतुलन के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ, ये कहा गया फेयर सर्विस के कारण। तो हम लोगों ने भी 4 देखा। आर्यों के आक्रमण के कारण किसके द्वारा कहा गया, तो चाइल्ड गार्डनर और मार्टर व्हीलर के द्वारा कहा गया। और देखिए हम लोग की जलवायु परिवर्तन का कारण किसके द्वारा बोला गया, तो ऑरेल स्टाइन के द्वारा जलवायु परिवर्तन का कारण बताया गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाढ़ का कारण, तो मार्शल और मैके के द्वारा बाढ़ के कारण बताया गया इसके पतन का।
और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पारिस्थितिकी असंतुलन की वजह से इसका पतन हुआ। तो ये कहा गया फेयर सर्विस के द्वारा, जो कि इनके द्वारा कहा गया, फेयर सर्विस के द्वारा कहा गया कि क्रमिक पतन हुआ। मतलब पारिस्थितिकी असंतुलन का मतलब होता है कि धीरे धीरे होते होते इस सभ्यता का अंत हो गया, अचानक नहीं हुआ, काफी सालों लगे। तो ये हम लोगों ने देखा सिंधु घाटी सभ्यता से इम्पोर्टेंट यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर ये दोनों वीडियो आप लोग देखते हैं तो आई होप आप लोगों के एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।